तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है और अब हम बात करेंगे महंगाई की मार ऊंचाई पर बाजार। कमाल हो रहा है। तमाम आर्थिक विशेषज्ञ और तमाम कंपनियों के सर्वे, तमाम एजेंसियों के रिसर्च के नतीजे ये बता रहे हैं कि महंगाई चरम पर है। बेरोजगारी की स्थिति भयावह हो रही है। उत्पादन क्षमता देश की प्रभावित हो रही है। कुल मिलाकर बाजार में जिनके आधार पर आप खुशहाली की उम्मीद करते हैं उन सारे पैरामीटर के आधार पर दिख रहा है कि कोविड के चलते या बाकी कारणों के चलते, अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों के चलते बाजार की हालत खराब है। बाजार की हालत के चलते नागरिकों की हालत खराब है। लेकिन जो बाजार की हालत मापने का एक बड़ा प्रतिमान माना गया है शेयर बाजार, उसकी उछाल तो कमाल ही पैदा कर रही है। पिछले 1.5 साल में जिस तरीके से शेयर बाजार कुलाचे भरते हुए ऊपर जा रहा है वो अचंभा पैदा कर रहा है कि आखिर हालात इतने अच्छे शेयर बाजार को क्यों महसूस हो रहे हैं। जिस शेयर बाजार ने 1990 में पहली बार 1000 के आंकड़े को छुआ था, वो शेयर बाजार आज 60,000 के आंकड़े को पार कर गया और 50,000 से 60,000 तक पहुंचने में कुल 8 महीने का समय बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने लिया। ये कैसे हुआ, ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस प्रकार की गति के मायने क्या है। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरदीप सिंह सेप्पल साहब खासतौर पर मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर सुभाष पांडे जी हैं, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी हैं, पूर्व विशेष सचिव वाणिज्य एवं उद्योग भारत सरकार, वह भी हमारे साथ में है। राहुल कोठारी जी, प्रदेश मंत्री भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश, वह भी हमारे साथ। आप तीनों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत गुरदीप सिंह सेप्पल जी से करता हूं। कांग्रेस पार्टी खास तौर पर देश की आर्थिक हालात को लेकर बड़ी चिंताएं समय समय में व्यक्त करती है। उसका मानना है कि सब कुछ तबाह हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की नीतियों ने देश और देश के नागरिकों के जीवन को मुहाल कर दिया है। पर शेयर बाजार का आंकड़ा तो कुछ और बता रहा है। गुरदीप जी, आपके दावों के प्रति रूप पूरी तस्वीर दिखती है। इतनी खुशहाली, ऐसी बहार, हर तरफ बल्ले बल्ले जिसे कह सकते हैं दिख रहा है। थोड़ा आप दृष्टिकोण साझा करेंगे इस स्थिति को लेकर। हिमांशु जी, जो शेयर बाजार की खुशहाली है जी, बहुत सबको दिख रही है जी, और जो शेयर बाजार के बाहर बदहाली है वो भी सबको दिख रही है। ऐसा नहीं कि कांग्रेस पार्टी बोल रही है। जी, शेयर बाजार बढ़ क्यों रहा है इसके बारे में भी समझना जरूरी है। जी, एक वजह तो यह है कि जो लगातार फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत में आ रहा है वो बढ़ रहा है, जो शेयर मार्केट के अंदर उछाल ला रहा है। जी, वो अलग बात है कि जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पिछले साल आया तो उसका 58% आईटी सेक्टर में आया और उसका आधा केवल एक कंपनी रिलायंस जियो में आया है। जी, लेकिन बहरहाल आ रहा है देश के अंदर, क्योंकि लगातार पिछले 12-15 साल से एफडीआई बढ़ता जा रहा है। तो एक तो वो उछाल पैदा कर रहा है और दूसरी बात कि बीजेपी की जो नीतियां रही हैं पिछले 7 साल में, उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट के जो बाकी स्रोत थे, आज आप बैंक के अंदर पैसा रखें तो आपके पास 4 से 5, 5.5% अलग अलग स्कीमों में अलग अलग आय वर्ग के लोगों के लिए इंटरेस्ट आता है, जबकि 6% इन्फ्लेशन है। जी, अभी इस हफ्ते कम हुई है लेकिन एवरेज 6% को टच कर रही है। यानी जितना महंगाई बढ़ रही है उससे कम अब ब्याज आ रहा है और आम जनता, खासतौर पर जो रिटायर्ड लोग हैं, जो लोग अपनी सेविंग्स के हिसाब से अपनी जिंदगी प्लान करते थे, उनके पास अब निवेश के साधन नहीं बचे। इसी तरह से रियल एस्टेट लगातार डाउन है तो लोग उसमें इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट के जितने भी थे, गोल्ड है उसमें एक्साइज है, बेचने और खरीदने पे लोग उसमें भी अब इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तो सारा का सारा पैसा मोड़ दिया है सरकार ने शेयर मार्केट की ओर। जैसे कहा जाए कि अगर एक मान लीजिए एक नई नीति आ जाए कि आज से सारा अनाज बंद जी, और सब लोग पिज्जा खाएंगे, तो आप क्या ये कहेंगे कि पिज्जा पॉपुलर हो गया? जी, वो नहीं होगा ना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के सारे रास्ते बंद हैं और एफडीआई की वजह से भी, दोनों वजह से लगातार शेयर बाजार उछल रहा है। लेकिन चिंता सिर्फ हमारी नहीं है, चिंता सिर्फ आपकी नहीं है। अभी 2 महीने पहले, लगभग 2 महीने पहले आरबीआई के गवर्नर ने भी ये बात चिंता जाहिर की थी कि जो बबल है, जो गुब्बारा है शेयर मार्केट का, अब ये तनाव दे रहा है, ये कब फूट सकता है, ये उसको चिंता आरबीआई को भी हो रही है। सरकार के लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये बबल नहीं है, ये नहीं फूटेगा, लेकिन जनता जानती है और ये हर जनता जानती है कि जिस दिन ये फूटेगा उस दिन क्या होगा। और तीसरी एक बात और भी है कि पिछले 1.5 साल के अंदर बड़े पैमाने पर देश के अंदर बेरोजगारी आई है। कोविड के चलते करोड़ों नौकरियां गई हैं और बहुत सारा छोटा इन्वेस्टर जो है, जो दिन के अंदर
20,000 25,000 रुपए शेयर मार्केट में लगाता है और उससे वो 500 रुपए कमाता है, वो भी शेयर बाजार को उछाल रहा है। और ये सिर्फ मेरा नहीं है, खुद आरबीआई का डेटा है कि 70% जो इन्वेस्टर है वो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो गया है जी, जो कि आम आदमी खुदरा पैसा लगा रहे हैं वो लोग हो गए हैं। तो ये सब मिलाकर इकोनॉमी की हालत पतली है। मेरे कुछ सवाल है सपल जी, आपने जितनी भी बात कही है, फिर मैं डॉक्टर सुभाष पांडे जी के पास जाऊंगा। आपने कहा कि सारे रास्ते बंद हो गए, पर मोदी सरकार ने फैसला लिया जिसके अंतर्गत शेयर बाजार के अंतर्गत लॉन्ग टर्म गेन पर भी टैक्स लगा दिया गया। पहले टैक्स फ्री था, तो कुल मिलाकर रास्ते ब्लॉक करने के संदर्भ में अगर दलील दी जाए तो शेयर बाजार को भी एक प्रकार से ब्लॉक किया गया कि जहां पर टैक्स नहीं लगता था वहां पर भी टैक्स मोदी सरकार ने लगा दिया, फिर भी लग रहा है। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि अमूमन शेयर बाजार में जो पैसे लगाए जाते हैं वो कंपनियों की परफॉर्मेंस के आधार पर लगाए जाते हैं। कंपनियां बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं इसीलिए उनके शेयर बढ़ रहे हैं, इसीलिए लोग उसमें पैसे लगा रहे हैं। तो आपको स्वीकारने में दिक्कत क्या है कि औद्योगिक रूप से माहौल देश का बेहतर है। आपने बताया कि विदेश से पैसा आ रहा है, विदेश से पैसा तभी आ रहा होगा जब पैसे से पैसा बनता हुआ दिख रहा होगा। तो तीनों इंडिकेटर जो आपके कहे हुए अनुसार अगर माने जाए तो मानने में आपको ऐतराज क्यों है कि मोदी सरकार ने ऐसी नीतियां बनाई हैं, ऐसा वातावरण बनाया है, ऐसे अनुकूल हालात बनाए हैं जिसके चलते लोगों को लगता है कि उनका पैसा दिन दूनी रात चौगनी अगर फलेगा फूलेगा तो शेयर बाजार से फूलेगा, क्योंकि देश में औद्योगिक दृष्टि से वातावरण इतना बेहतर है। क्या कहते हैं गुरदीप जी? देखिए, बात को देखने का नजरिया है जी, जो आपने बात की वो बिल्कुल उस चश्मे को पहन कर की है जिस चश्मे को मोदी सरकार पहनाना चाहती है। जी, सच्चाई क्या है? जी, सच्चाई ये है कि आज से 1.5 साल पहले मोदी सरकार ने इस देश के कॉर्पोरेट्स को 1,45,000 करोड़ की टैक्स छूट दी थी। ये आपको भी मालूम है। जी, उस टैक्स छूट से ये माना गया था कि भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, भारत के अंदर जो औद्योगिक सेक्टर है उसका रोल बढ़ेगा और वो आम जनता को पास ऑन होगा। जी, आज 1.5-2 साल के बाद अनुभव ये है कि तमाम कंपनियों ने उस पैसे का जो टैक्स छूट मिली थी इस्तेमाल अपनी बैलेंस शीट को ठीक करने के लिए किया है, ना कि उत्पादन बढ़ाने के लिए किया है। तो हुआ क्या कि जो 1.5 लाख करोड़ आपने दिया जी, और उस 1.5 लाख करोड़ की वसूली आप पेट्रोल डीजल से कर रहे हैं और देश की जनता की सारी संपत्ति बेच के इस साल 1.5 लाख करोड़ रुपए उगाना चाहते हैं, वो आपने छूट दी थी कॉर्पोरेट को। कॉर्पोरेट ने अपनी बैलेंस शीट ठीक की तो वो नजर आ रही है। दूसरी बात, और इसका एक डेटा भी जो है 2019-20 का 20-21 का डेटा है कि टोटल उत्पादन में 5% कमी आई और मुनाफे में 105% वृद्धि हुई। उत्पादन कम हो रहा है, बिक्री कम हो रही है, मुनाफा बढ़ रहा है क्योंकि टैक्स छूट की वजह से बढ़ रहा है। और दूसरी बात, कोविड की वजह से वर्क फ्रॉम होम हुआ। वर्क फ्रॉम होम की वजह से दो चीजें हुई, जो एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट कम हुई है कंपनियों की, उन्होंने ऑफिस छोड़े हैं, बहुत सारे लोगों की सैलरीज कम की गई हैं, तो जो कॉस्ट कम हुई है उससे भी प्रॉफिटेबिलिटी नजर आ रही है। लेकिन ये तो एक लिमिटेड साइकिल है ना, तरक्की जो लॉन्ग टर्म में होनी है वो प्रोडक्शन से होनी है। प्रोडक्शन कहां है? प्रोडक्शन घट रहा है, ये गुरदीप सिंह सप्पल जी का कहना है। मैं डॉक्टर सुभाष पांडे के पास चलता हूं, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी रहे, बहुत नजदीकी से देश की आर्थिक नीति को समझते हैं। पांडे साहब, गुरदीप सिंह सप्पल जी को लगता है कि मेरा चश्मा ठीक नहीं है या मेरा चश्मा वो है जो वर्तमान सरकार ने लगवा रखा है। ये आपसे समझना चाहता हूं कि क्या वाकई मेरे चश्मे का दोष है जो मैं देख पा रहा हूं, या जो सामने दिखाई दे रहा है, या इससे इतर कुछ और है जो हम देख नहीं पा रहे हैं पर हमें देखना चाहिए? नहीं, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि अगर बाहर से पैसा आ रहा है और अगर कंपनीज की परफॉर्मेंस और प्रॉफिटेबिलिटी को देखते हुए नए नए इन्वेस्टर मार्केट से जुड़ रहे हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स इतनी बड़ी तादाद में आ रहे हैं, तो इसको निगेटिवली क्यों देखा जाए? जी, मतलब ये आकर्षक है। तब मुझे याद पड़ता है, बहुत समय पहले की बात है, डॉक्टर मनमोहन सिंह का एक बार का वो था जब शेयर बाजार में ऊपर नीचे हुआ था और उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि क्या एक फाइनेंस मिनिस्टर को इस बारे में अपनी नींद खराब करनी चाहिए कि शेयर बाजार में ऊंच नीच हो रही है। और उन्होंने कहा कि उसकी परफॉर्मेंस, शेयर मार्केट की परफॉर्मेंस, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, उसमें आप उसको मिला के नहीं देख सकते, बहुत सारी चीजें होती। तो मैं इस बात से ये जोड़ना चाहता हूं कि हम बार बार अगर निराधार मुद्दों को इससे जोड़ेंगे, जो शेयर मार्केट में कोई जब शेयर खरीदता है
तो वो पास्ट की बेसिस पर नहीं खरीदता है जी। वो खरीदता है फ्यूचर प्रॉफिट्स का डिस्काउंट। वो देखेगा कि अगले 20 साल में इस कंपनी से कितना प्रॉफिट होगा, उसकी जो कैश फ्लो क्या होगा, कितना हमको डिविडेंड मिल सकता है, बोनस मिल सकता है, और उसकी आज की नेट डिस्काउंटेड वैल्यू क्या है, उस बेसिस पर वो। तो अगर परसेप्शन ये है जी कि जो कुछ भी हमारे साथ महामारी के दौरान हमें जो धक्का लगा था इकोनॉमी को, पिछले साल Q1 में करीब करीब -25% हुआ था जी। तो उस समय बाजार में बड़ी तेजी से गिरावट आई थी, बहुत भारी गिरावट आई थी, लेकिन उसके बाद से बराबर बाजार सुधर रहा है। तो उसको इस तरह से भी देखा जा सकता है कि जो इन्वेस्टर है वो ये समझ रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था को जो धक्का पहुंचना था, जो नुकसान होना था, वो हो चुका, वर्स्ट इज बिहाइंड अस, और अब आगे से यहां से ऊपर ही जाना है, बेहतर ही होना है, और उसके लिए सरकार ने कितना बड़ा प्रोग्राम इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग का रखा है, जिसकी वजह से उसको सारे कॉर्पोरेट्स के उसके जो सेक्टर इंटर सेक्टोरल लिंकेजेस हैं उस गवर्नमेंट स्पेंडिंग के, उनको देखते हुए अब आज ही का आपने देखा कि अगर मिलिट्री के लिए ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का ये हुआ है कि और इसमें कुछ बाहर से आएंगे, कुछ यहां बनेंगे, तो क्या उसका इस पर फर्क नहीं पड़ेगा कि जो कंपनियां उन एयरक्राफ्ट को यहां बनाएंगी उनके शेयर्स पर असर पड़े? इसी प्रकार से बहुत सारी चीजों, चाहे वो डिफेंस का प्रोक्योरमेंट हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो डीबीटीज हो, तो ये इस तरह से हम जो इन्वेस्टर हैं, हम इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, उसको किसी दूसरे राजनीतिक नजरिए से ना देखें। इन्वेस्टर पैसा तभी लगाएगा, उसको कोई जबरदस्ती नहीं है, और ये हाई रिस्क बिजनेस है, ये सबको पता है कि इसमें बढ़ता भी है, घटता भी है। तो अगर जो कोई पैसा लगा रहा है लो रिस्क से हाई रिस्क में, तो वो यही सोच कर लगा रहा है कि इसमें आगे आके बढ़ोतरी के जाए। मेरा पांडे साहब एक सवाल है आपसे, उसके बाद में मैं राहुल कोठारी जी के पास चलूंगा, और गुरदीप जी फिर आपके पास में आता हूं। मैं आपको सबके संदर्भ में सवाल उठाने का अधिकार रहेगा, लेकिन पांडे साहब मैं ये समझना चाहता हूं कि पिछले 7 साल में नरेंद्र मोदी सरकार इस बात को लेकर विपक्ष के निशाने पर है कि उनके आने के बाद ना तो रोजगार की दृष्टि से हालात बेहतर हुए, पेट्रोल डीजल के दाम बेशुमार हो गए, रियल एस्टेट का कबाड़ा हो गया, कंपनियों की प्रोडक्टिविटी घट गई। इन सब के बावजूद भी जब नरेंद्र मोदी सरकार अस्तित्व में आई थी, तकरीबन 20-22 हजार पर सेंसेक्स था बीएसई, 7 साल में 40,000 पॉइंट से बढ़ गया है। कैसे हो रहा है ये कमाल? हर बार कहते हैं बुलबुला है फूट जाएगा, पर बढ़ते ही जा रहा है। बुलबुला के फूटने की उम्मीद जताते हैं, गुरदीप सप्पल जी अभी भी कह रहे थे बुलबुला फूट जाएगा, आरबीआई भी चिंता जता रहा है, पर 7 साल हो गए, बुलबुला फूटने के स्थान पर और बड़ा होता जा रहा है। डरा तो नहीं आपको? तो इसका मतलब है कि जो नेगेटिव कंपोनेंट्स हैं उससे पॉजिटिव कंपोनेंट्स कहीं ज्यादा हैं जी। अगर इकोनॉमी के कुछ सेक्टर्स में नेगेटिव कंट्रीब्यूशन है तो बाकी कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव है, और पॉजिटिव नेगेटिव से बड़ा है, तभी ये बाजार नेगेटिव से बड़ा है। डॉक्टर सुभाष पांडे की एक क्रक्स में बात कही गई है कि नकारात्मक जिन चीजों का हम उल्लेख कर रहे हैं वो है, पर उससे ज्यादा बेहतर स्थितियां हैं, इसलिए ये आंकड़े दिख रहे हैं। पर राहुल कोठारी जी के पास चलते हैं, ये बेहतर स्थितियां किसके लिए है राहुल जी? आम आदमी के हिस्से में नौकरी नहीं आ रही, देश का किसान 9 महीने से धरने पर बैठा है दिल्ली की सीमा पर, तो कुल मिलाकर किसानों की बदहाली भी सामने आ रही है, और इसके बावजूद भी शेयर बाजार में 30 कंपनियों के आंकड़े लगातार बेहतर हो रहे हैं। इसलिए गुरदीप जी कह रहे हैं सब कुछ गड़बड़ झाला है, आपके कुछ यार दोस्त हैं उनको ही आपने लाभ पहुंचाया है, और उस खेल में बाकी पूरा देश पिस रहा है। क्या कहते हैं राहुल जी? गुरदीप सप्पल जी कितना सही कितना गलत? डॉक्टर साहब, पहली बात तो स्पष्ट है कि मेरी पार्टी ने मुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए कि मैं बेरोजगारी वाले विषयों पर, किसान समस्या वाले विषयों पर आपके ऊपर यह आरोप लगा सकूं कि आप कोई चश्मा पहनकर बैठे। निश्चित रूप से आप एक स्वतंत्र पत्रकार हैं, आपका प्रश्न करने का अधिकार है। गुरदीप जी से भी करिए, मुझसे भी करिए, आपका स्वागत है। गुरदीप जी जिस तरह से बातों को बोल रहे थे, कभी कभी वो प्रवक्ता आम नागरिक की तरह बात कर रहे थे। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से सारी बातें हैं, इसमें हमें एक बात ध्यान रखना पड़ेगा कि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हैं, 7 वर्षों से है, आत्मविश्वास से लबरेज सरकार है। कोविड के बावजूद जिस तरीके से सरकार ने व्यापारी वर्ग का साथ दिया है,
बाकी लोगों का साथ दिया और आज हम देख सकते हैं कि जो सेविंग लोगों की हुई थी वो परचेसिंग कैपेसिटी के रूप में बाहर निकल रही है। इंडस्ट्री को पीएलआई के रूप में जिस तरह से उपहार मिले हैं, पिछले कोविड के दौरान इंडस्ट्रियल सेक्टर को 10% एक्स्ट्रा लोन जो दिया गया था और जिस तरह से किस्तों को आगे बढ़ाया गया था, उससे एक बड़ी राहत उनको अपने आप में मिली थी। आज कुल मिला के कोई उद्योगपति आपको देश में कहता नजर नहीं आ रहा कि ये कोविड का पीरियड हमने बड़ी तकलीफ से निकाला है। निश्चित रूप से समस्या वैश्विक स्तर पर थी, लेकिन भारत ने जिस तरीके से अभी सुभाष जी ने बताया कि एक अच्छी पॉजिटिविटी के साथ इस सब चीजों को जीत हासिल करी है। और उसके बाद भी यदि लोग आरोप लगाना चाहें तो लगाते रहें। कांग्रेस पार्टी हर्षद मेहता से जुड़ी हुई पार्टी है, उसके वित्त मंत्री जो है गमले में गोभी उगाना जानते थे, तो उनको चश्मे में कोई भी बात नजर आ सकती है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से आत्मविश्वास के साथ हमारे टीम लीडर नरेंद्र मोदी के नीचे नेतृत्व में काम कर रही है और उसमें हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पूरी तरीके से आप जानते हैं पारदर्शी सरकार है। कोई भ्रष्टाचार का एकमात्र मामला भी पूरे देश में आज तक पकड़ में नहीं आया। तो कहीं ना कहीं ये सारी बातें जो हैं हमारे पूरे जो साथ है, पूरा जो व्यापार वर्ग है, उसको आगे ले जाने के लिए बड़ा अपने आप में महत्व रखती हैं। और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आप जानते हैं केवल विकास के आयाम नहीं गढ़े जा रहा है। नितिन गडकरी जी लगातार बताते हैं किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं, लेकिन अपने आप में एक माहौल जिसको कहते हैं हम देश के अंदर आज आतंकवाद का जिस तरीके से सफाया हुआ है, एक अच्छा माहौल है जिससे पूरे वैश्विक इन्वेस्टमेंट भी हमारे यहाँ आ रहे हैं और कहीं ना कहीं एक अच्छा माहौल हो रहा है जिसके माध्यम से जो है पूरे वैश्विक प्रतिस्पर्धा में हम लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मेरा आपसे सवाल है राहुल कोठारी जी, परफॉर्मेंस बेहतर होने के संदर्भ में कुछ कारण बता रहे थे गुरदीप सप्पल जी। छटनी बड़े पैमाने पर कंपनियों ने कर दी, वर्क फ्रॉम होम के चलते ऑफिस भी खाली करा दिए, मुनाफे इसलिए बढ़ गए। तो कुल मिलाकर आम आदमी की कीमत पर, आम आदमी को तकलीफ देने की कीमत पर इन कंपनियों के हिस्से में हरियाली आ गई है। इस तथ्य के संदर्भ में क्या कहना है आपका राहुल जी? क्या ऐसा है कि एक देश का बड़ा वर्ग तकलीफ में चला गया, इसलिए इस उच्च वर्ग के हिस्से में ये आपको खुशहाली दिखाई देती है? देखिए डॉक्टर साहब, किसी भी तरीके से यदि कोई एक देश का व्यापारिक व्यवस्था जो है अपने आप में काम करती है, जो अर्थव्यवस्था काम करती है, उसको यदि हम बिजनेस मॉड्यूल में देखें तो आप जानते हैं कि 2 साल के दौरान जिस तरीके से आवक में कमियां हुई थी, रेवेन्यू जनरेशन में कमियां हुई थी, और जैसे ही लॉकडाउन खुलना शुरू हुआ जीएसटी ने भी सब रिकॉर्ड तोड़े। तो जिस तरीके से देश में एक अच्छा माहौल डेवलप हुआ और उसके बावजूद आप जानते हैं कि निश्चित रूप से ये बात सही रही, कुछ लोगों ने नौकरी से हाथ धोया है, कुछ को तनख्वाहें आधे मिली हैं और इसमें कोई भी वर्ग अछूता नहीं रहा है, पूरा विश्व अछूता नहीं रहा है। लेकिन उसके बाद भी तेजी से वापस अपनी पटरी पर दौड़ लगाना ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। इसको लेकर भी अपने आप में एक अच्छा उत्साह का माहौल बना है और पूरा देश इस बात को जानता है कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, वैश्विक संबंधों के आधार पर काम कर रहे हैं, कोई भी चीज जो है गलत तरीके की यहाँ पर नहीं हो सकती। आपने देखा कि यदि अफगानिस्तान से गलत खेप आई है तो डीआरआई ने अपना काम करके दिखाया, वो किसी का फॉल्ट हो, कोई बात हो। तो कुल मिला के ये आरोप लगा देना कि कोई भी कुछ लोगों को आगे बढ़ा रहा है, ये गलत बात है। निश्चित रूप से अपने आप में व्यापारिक व्यवस्था में कुछ लोग आगे बढ़ जाते हैं, कुछ पीछे रह जाते हैं, कुछ बीच में रह जाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो सबको साथ लेकर चल रही है। बेरोजगारी की जहां तक बात बार बार आती है, बेरोजगारी के आंकड़ों की यदि बात करें तो आप भी जानते हैं कि आज भी हम रोजगार जब देने की बात करते हैं तो अच्छे लोग हमको नहीं मिलते, अच्छा मैन पावर हमको नहीं मिलता या संख्या नहीं मिलती। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि लोग स्किल्ड नहीं होना चाहते। तो स्किल्ड होने के लिए सरकार संसाधन मुहैया करा सकती है, लेकिन लोगों के अंदर इस बात का जागरण करना ये अपने आप में जनता का काम है, सभी पार्टियों का काम है और इसको सब मिलकर करेंगे तो निश्चित रूप से इन समस्याओं से भी हम लोग उबर पाएंगे। इन समस्याओं से भी उबर पाएंगे। लेकिन गुरदीप सिंह सप्पल जी, मैं आपके पास आता हूं, आपके अपने हस्तक्षेप को तो मुझे सुनना ही है, पर आपसे जानना चाहता हूं कि आपको नहीं लगता है कि शेयर बाजार की इतनी बेहतरी का एक बड़ा कारण मोदी सरकार के 2 फैसलों को लिए भी आपको एक नजरिया डेवलप करना चाहिए? नोटबंदी, जिसने 2 नंबर की व्यवस्था को कहीं ना कहीं प्रभावित किया। आपने कहा कि आज लोगों के पास में निवेश के विकल्प नहीं बचे, 2 नंबर के स्तर पर भी बड़ी चोट पहुंची। क्या लोगों के लिए विकल्प के तौर पर अब शेयर बाजार ही रह गया, जो 2 नंबर के अंदर पूरा काम चलता था, उसलिए भी हालत बेहतर हुए? जीएसटी, क्या उसके कारण भी चीजों में पारदर्शिता आई है, इसलिए ये इकोनॉमिक्स शेयर बाजार के स्तर पर बेहतर दिखाई दे रही है? आपका अनुभव, आपका अध्ययन जबरदस्त है, कायल है हम आपके, इस दृष्टि से भी थोड़ा अपने विचारों को साझा करें। शुक्रिया हिमांशु जी। पहले तो जितने सवाल उठे उनका जवाब जी। देखिए, मनमोहन सिंह जी ने स्टेटमेंट दिया था, शुड फाइनेंस मिनिस्टर डू द स्लीप जी। वो कब किया था? जब इकोनॉमी ग्रो कर रही थी और शेयर मार्केट एक दिन गिरा था जी।
ये स्टेटमेंट आज लागू नहीं होता जब इकोनॉमी डूब रही है और शेयर मार्केट उठ रहा है जी। एक चीज दो जगह लागू सेम नहीं होती। दूसरी बात, आपने भी कहा कि बहुत उछाल है जी। यूपीए के टाइम पे जब 2004 में सरकार आई थी तो लगभग 5000 सेंसेक्स था, और जब मनमोहन सिंह की सरकार हटी 14 में 10 साल में 22,000 पे, यानी 4.5 गुना बढ़ा जी। अभी भी मोदी जी के टाइम में 7.5 साल हो गए हैं, उस स्तर पे अभी ग्रोथ नहीं हुई है परसेंटेज वाइज जी। यूपीए के टाइम पे जो एवरेज रिटर्न जो संकट आया था आर्थिक, वो भी बीच में आया था, उसके बावजूद 11% 10 साल में एवरेज रिटर्न पर ईयर आया था जी। मोदी की सरकार में अभी 9% रिटर्न अब आया है इस साल, जबकि आर्टिफिशियल बूम आया उसके बाद 9%, लास्ट ईयर तक 6.5% रिटर्न था एवरेज जी। तो मैं आंकड़ों के आधार पर बात करता हूं, ऐसा नहीं है कि ये आप 22,000 और 60,000 पर देखिए, बच्चा जब बड़ा होगा तो 3 फीट का होगा, फिर 4 फीट का होगा, फिर 5 फीट का होगा, तो ये नहीं कि 5 फीट की ग्रोथ ज्यादा तेज हो गई जी। आज की तारीख में भी मोदी सरकार जो है उतना रिटर्न नहीं दे पाई निवेशकों को, जबकि खतरा ज्यादा है। और मैं क्यों कहता हूं खतरा है, आरबीआई क्यों कहती है जी। जब 2014 में मैन्युफैक्चरिंग का जो कंट्रीब्यूशन था इकोनॉमी में वो 17.5% था, इन्होंने कहा मेक इन इंडिया करेंगे, 25% पर जाएंगे, आज 12.5% पे आ गए हैं। मैन्युफैक्चरिंग जिस देश के अंदर डूब रही है, खुद मोदी सरकार चाहती थी ना कि मैन्युफैक्चरिंग को 25% पे ले जाए, 12.5 पे क्यों आ गए? और ये 12.5 कोविड से पहले का है, कोविड के बाद का नहीं है। मैं कोविड को पीरियड को काउंट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो एक एबरेशन है, वो एक ऐसी आपदा आई जिसमें मोदी सरकार का कोई कंट्रोल नहीं था जी। लेकिन उसके पहले आपकी मैन्युफैक्चरिंग डूब गई और इसके बावजूद आपको मुनाफा बढ़ रहा है। और बात करी नोटबंदी की आपने, देखिए नोटबंदी से दावा था कि सब कुछ कंट्रोल में आएगा। अभी आप ही ने हमारे साथी ने बोला कि डीआरआई ने पकड़ लिया हेरोइन जी। 25 टन हेरोइन पकड़ा ना जी। 25 टन हेरोइन की जो कीमत है हिमांशु जी, वो 3.25 लाख करोड़ रुपए है जी। सॉरी 3.25 बिलियन डॉलर जी। ठीक है, 2.25 लाख करोड़, 3.25 बिलियन डॉलर पूरे अफगानिस्तान का बजट का 50% है जी। इस देश के अंदर वो लोग हैं भारत में जो अफगानिस्तान के आधे बजट के मुकाबले ड्रग खरीद रहे हैं, और सरकार को पता नहीं है कि पैसा कहां से आया और कहां पेमेंट हुई। नोटबंदी के बावजूद एक एक रुपए पे नजर है, और आपके पास 2 लाख करोड़ पे नजर नहीं है आपकी। आप कहते हैं ई वे बिल कर दिया हमने जीएसटी के बाद, एक एक ट्रक आप ही सामान मंगाते होंगे कहीं से अपने स्टूडियो के लिए, कितना मुश्किल होता है। जून के अंदर जो ड्रग उतरा 25 टन ड्रग जी। आज वो किस ट्रक में कहां गया इनको पता नहीं है। ई वे बिल व्यापारियों के लिए है, ड्रग के जो व्यापारी हैं उनके लिए नहीं है, जो ड्रग कार्टेल है उनके लिए नहीं है। इसलिए ये बात मत कीजिए कि हर चीज आपको बिल्कुल साफ साफ दिख रही है। नोटबंदी से जीएसटी से जो व्यापारी तबाह हुआ वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, डिबेट का इशू ही नहीं है जी। इशू डिबेट का ये है कि आपने अर्थव्यवस्था को वहां ला दिया कि आदमी पकोड़े बेचने के लायक नहीं, अब सिर्फ दिन भर सेंसेक्स पे जुआ खेलने के लायक रह गया है। इस देश का जो युवा वर्ग है वो या तो सेंसेक्स पे जुआ खेले, अब ये बड़े इन्वेस्टर की बात नहीं कर रहे हैं, बड़ा इन्वेस्टर तो कमा रहा है। पिछले 8-9 महीने के अंदर अडानी की कुल वेल्थ 35 बिलियन डॉलर बढ़ी है। हर घंटा 75 करोड़ रुपया अडानी का बढ़ा है, हर घंटे। ये पैसा कहां से आ रहा है उसके पास? ये इसी शेयर मार्केट के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है ना, ये कहीं और से ट्रांसफर तो नहीं हो रहा है। जो गरीब का पैसा जा रहा है कुछ एक अमीरों के पास, 99.9% आरबीआई का डेटा है, 99.1% कंपनीज इस रैली से बाहर हैं, 0.9% कंपनीज इस सेंसेक्स की रैली के अंदर है, आरबीआई का डाटा है। 0.9% कंपनी ही केवल मुनाफा कमा रही है कुल मिलाकर, अगर आरबीआई के डाटे के हवाले से गुरदीप सिंह सप्पल जी के दावे को माने। लेकिन मैं डॉक्टर सुभाष पांडे जी आखिरी दौर की टिप्पणी के लिए आपके पास आता हूं। कुल मिलाकर सेंसेक्स की ये गति, सेंसेक्स का ये आंकड़ा भविष्य के लिए उम्मीद जगाता है या आशंका? आपका प्रशासनिक अनुभव 10 साल में बढ़ा था, तो अभी इसमें और गुंजाइश है बढ़ोतरी की, और फिर भी उसको कह रहे हैं कि ये जो अभी बढ़ा है ये एक काज ऑफ कंसर्न है। इसमें खुद ही में विरोधाभास है। ये हमेशा से है कि जो कंपनियां, हजारों कंपनियां हैं, लेकिन उसमें से
150 कंपनियां ही सबसे ज्यादा एक्टिवली ट्रेडेड और एक्टिवली उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन को कंट्रोल करती हैं। तो ये चीज तो हमेशा से रही है। ये कहना कि 99% या 98% वो तो हम नंबर्स गिन रहे हैं। और जहां तक रही बात की इससे स्टाफ कॉस्ट या टैक्स ब्रेक्स, तो जो 1.5 लाख करोड़ क्या की बात की गई टैक्स ब्रेक्स, वो सब अनाउंस किए गए थे कि जो मैन्युफैक्चरिंग आगे के लिए, जो नई कंपनियां बनेंगी नई मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो ये पुरानी कंपनियों के जिन्होंने अभी मैन्युफैक्चरिंग शुरू नहीं की है, जिनको अभी टाइम है 2023 तक 2024 तक, तो ये बिल्कुल आंकड़ा सरासर गलत है। ये उसकी वजह से है। हुआ ये है कि जो स्टाफ कॉस्ट से कुछ रिडक्शन हुआ है उससे कहीं ज्यादा बिजनेस ग्रोथ हुआ है, जो कि जीएसटी के कलेक्शन में दिख रहा है। जीएसटी का कलेक्शन प्रॉफिट और उससे मार्जिन से नहीं रहा है। जीएसटी बताता है कितना बिजनेस ज्यादा हो रहा है जो फॉर्मल इकोनॉमी में है। तो उसमें अभूतपूर्व वृद्धि हुई है पिछले नवंबर से और लगातार होती। तो कुल मिलाकर सुभाष पांडे जी का मानना है कि आशंकित होने की जरूरत नहीं है, जो भी कुछ हो रहा है ठोस हो रहा है। आखिरी टिप्पणी राहुल कोठारी जी से, शेयर बाजार अर्थात सट्टा बाजार एक परिभाषा के तौर पर है। क्या इस देश के लोगों को अब निवेश के लिए, भविष्य में अपने पैसे को सुरक्षित रखने के लिए सट्टे के हवाले कर दिया है? शेयर बाजार बहुत बढ़ रहा है, इसी में जाइए। इस दृष्टिकोण के संदर्भ में राहुल कोठारी जी कुछ कहेंगे आप? क्योंकि आपने निवेश के बाकी सारे विकल्प बंद कर दीजिए हैं, गुरदीप सप्पल जी का यह कहना है। इस पर आखिरी टिप्पणी आपकी। नहीं, गुरदीप सिंह जी कुछ भी बात बोले, लेकिन आप बहुत स्पष्ट रूप से जानते हैं कि जो भी व्यवस्था देश में चल रही है, आज जिस तरीके से बैंकों का सुदृढ़ीकरण किया गया है, इंटरेस्ट के रेट वैसे ही रखे गए ताकि बाकी लोग परेशान ना हो। रेटिंग एजेंसियों की हम बात करें, हमारी सरकार से लेकर मोदी जी को जो रेटिंग वर्ल्ड लेवल पर मिल रही है वो आप सब देख सकते हैं। और इसके अलावा यदि हम बात करें हमारे टीम लीडर की स्पिरिट की, तो हमारे टीम लीडर की स्पिरिट आप देखिए कि यदि ड्रोन टेक्नोलॉजी पर भी वो एक मीटिंग लेते हैं और उसकी भी डिस्कशन करके उसका व्यापार कैसे बढ़ा जाए, कैसे वैश्विक रूप से इसको डेवलप किया जाए, इतना जब चिंतन हमारे प्रधानमंत्री के अंदर होता है, इतना बारीक मनन वो इस बात का करते हैं, तो निश्चित रूप से उस देश का बाजार भी उतना ही सुदृढ़ होगा। और सट्टा बाजार यदि हम इसको ना बोले तो बेहतर होगा। अपने आप में लाखों लोगों का ईमानदारी का पैसा इसमें इन्वेस्टेड रहता है, उनको कहीं ना कहीं उनकी भावनाओं को, इस शब्दों को सुनकर ठेस पहुंचेगी। बहुत ही विश्वास के साथ लोगों ने अपना पैसा, तो सट्टा बाजार ना कहा जाए, इसे शेयर बाजार ही कहा जाए, ये कहना है राहुल कोठारी जी का। गुरदीप जी, मेरा समय समाप्त हो रहा है, फिर भी 30 सेकंड आपके लिए, जो भी आप बात आखिरी कंक्लूजन के तौर पे कहना चाहें। कंक्लूजन के तौर पे बात तो कुछ और करनी थी, लेकिन अब जवाब से जवाब निकलता है कि 2019 में भी मोदी जी गए थे अमेरिका जी, 17 सीईओ से मिले थे, एनर्जी के 17 बड़ी कंपनी के सीईओ से। आज 2 साल बाद एंड रिजल्ट क्या है? बड़ी व्यापारिक बुद्धि की वजह से कि उन 17 में से एक ने भी भारत में निवेश नहीं किया है। हाँ, बदले में भारत की पेट्रोनेट कंपनी ने $2 बिलियन वहां पे कर दिया और आज उसी पेट्रोनेट कंपनी को बेच के पैसा उगाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस पेट्रोनेट कंपनी से $2 बिलियन अमेरिका में इन्वेस्ट करा दिया, उनकी किसी कंपनी ने 2 साल में इन्वेस्ट नहीं किया। और इसको अगर आप बहुत व्यापारिक बुद्धि बोलते हैं तो देश देख रहा है कि इसी वजह से कुछ नया आपने बनाया नहीं है 7 साल में, लेकिन हाँ एक एक चीज बेचने की नौबत आ गई है और बेचकर अब आप एफडीआई मंगा के इसको जिंदा रखना चाहते हैं। तो गुरदीप जी, तो कुल मिलाकर असंतुष्टि है, लेकिन एक बात तय है कि कुल मिलाकर शेयर बाजार का आंकड़ा देश की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में बोध तो कराता है कि चीजें ठीक दिशा में जा रही हैं। अब आने वाले समय में यह बुलबुला फूट जाएगा तो गुरदीप सिंह सप्पल जी ठीक, और ये बुलबुला अगर और विस्तार ले जाएगा तो राहुल कोठारी जी की बात पर एतबार करना पड़ेगा। ये एक मजबूत सरकार, एक विश्वव्यापी दृष्टिकोण की सरकार कमाल के तरीके से देश का पुनर्निर्माण कर रही है, और जो लोग सवाल उठा रहे हैं वो अपना समय खराब कर रहे हैं। देखिए आने वाला समय क्या साबित करता है। बहरहाल आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय अब आज के शेर का, समय सीमित है इसलिए बिना किसी भूमिका के शेर। नक्श तो सारे मुकम्मल है, अब उलझन ये है कि नक्श तो सारे मुकम्मल है, अब उलझन ये है किसको आबाद करें और किसे वीरानी दें। अबुल हसनात हक्की ने यह बात कही। कंपनियों की बैलेंस शीट देख रहे हैं तो सब तरफ हरियाली है, पर लोगों की जेब देख रहे हैं तो सब तरफ खाली है, उलझन है। देखें कैसे सुलझेगी। बहरहाल अब मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। सदर प्रणाम।